फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले आता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। देखिए, गन्ने निकलना शुरू हो गए हैं, तो किसान जब अपने गन्ने या शुगर केन्स को लेकर शुगर मिल्स में जाता है तो उस गन्ने का एक मिनिमम प्राइस फिक्स्ड है जो उस शुगर केन के मालिक को गन्ना खरीदते समय किसान को देना होता है। तो शुगर केन के इसी मिनिमम प्राइस को फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। इस प्राइस को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, और प्राइस डिसाइड करने का काम करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक एडवाइजरी बॉडी है। अब ये जो FRP है, इसे इस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है कि शुगर केन के प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट क्या रही, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस क्या है शुगर केन के, और आपस में प्राइस प्रायोरिटी है या नहीं। इस प्रकार से शुगर केन के फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। देखिए, यदि अब किसी स्टेट को लगता है कि हम यूनियन गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइस देना चाहते हैं अपने किसानों को, तो उसके लिए स्टेट एडवाइस प्राइस निकालता है, SAP निकालता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का FRP हो गया और SAP है स्टेट गवर्नमेंट का। आगे है ईट राइट स्टेशन अवार्ड। हाल ही में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया। ये प्रोवाइड करता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक एपेक्स फूड रेगुलेटरी बॉडी है। ये जो सर्टिफिकेट है, ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है, जिसमें 240 पैरामीटर्स पर फूड स्टोरेज, हाइजीन आदि के बेस पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। 1 to 5 इसमें रैंक दी जाती है। इंडिया में टोटल 34 ईट राइट सर्टिफाइड स्टेशन है। आगे है प्रज्वला चैलेंज। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च करेंगे। इस चैलेंज में इंडिया की रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आइडियाज को इनवाइट किया जाएगा। ये आइडियाज किसी भी इंडिविजुअल से, सोशल एंटरप्राइजेस से, स्टार्टअप से, प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर, इन्वेस्टर्स आदि को इसमें इन्वाइट किया जाएगा, ताकि वे अपनी आइडियाज दे सकेंगे कि रूरल इकोनॉमी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसमें तेजी लाई जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यह दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत कर रहा है। इसमें मुख्य फोकस वुमेन्स के ऊपर, समाज के मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के ऊपर किया जाएगा। आगे है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। हाल ही में से लॉन्च किया गया है ताकि जो जिले के अंदर ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हर तरह से, हर पैरामीटर पर डेवलप किया जा सके। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 2018 में शुरू किया गया था 112 डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसके बेस पर शुरू किया गया है। ये 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के 500 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। इसमें यूपी के 68, बिहार के 61, मध्य प्रदेश के 42, झारखंड के 34, उड़ीसा के 29 और वेस्ट बंगाल के 29 ब्लॉक्स कवर है। अब यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन के बेस पर नीति आयोग इन ब्लॉक्स को रैंक करेगा। आगे जानते हैं मार्ग पोर्टल के बारे में। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के 3rd एडिशन में से लॉन्च किया जाएगा। देखिए, बहुत से स्टार्टअप्स अभी शुरू हुए हैं भारत में, तो उन्हें मार्ग दिखा रहा है ये मार्ग पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। स्टार्टअप्स को सही दिशा में दिशा निर्देशित करने के लिए ये पोर्टल होगा, जिसमें वेरियस स्टार्टअप्स अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आगे है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC। हाल ही में इसने ऐसे पावर प्लांट्स जो इंपोर्टेड कोल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन्हें फुली कंपेंसेट करने की बात कही है। CERC की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 76 के तहत बनाया गया था। क्वासी जुडिशियरी स्टेटस भी रखती है बॉडी, मतलब पावर सेक्टर की रेगुलेटर है ये। इसके कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का चेयरपर्सन भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। जानते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, MV गंगा विलास क्रूज के बारे में आपने सुना होगा, जो गंगा रिवर में 3200 किलोमीटर का एरिया 51 डेज में कवर कर लेती है, इंडिया और बांग्लादेश के वेरियस प्लेसेस को कवर करते हुए। एक रिपोर्ट आई थी कि ये क्रूज गंगा रिवर में स्टक हो गया है, फंस गया है, लेकिन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी IWAI की बात करें तो ये 27 अक्टूबर 1986 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी एक्ट 1985 के तहत बनाया गया था। अतः ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय है। इसका काम ये होता है कि हमारे जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनका डेवलपमेंट और रेगुलेशन करना, ताकि शिपिंग और नेविगेशन का काम अच्छे से हो सके। मतलब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप और रेगुलेट करता है, ये मेंटेन भी करता है। इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। हेडक्वार्टर है नोएडा में।
जानते हैं हक्कू पत्र के बारे में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कर्नाटक में इन हक्कू पत्र को डिस्ट्रीब्यूट किया। हक्कू का मतलब होता है द राइट और पत्र का मतलब होता है पेपर या डॉक्यूमेंट। तो ये हक्कू पत्र किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाने वाला एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसे दिया जाता है। ये उन्हें दिया जाता है जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, रेहड़ी लगाने वाले, हैंडीकैप्ड्स और भी इस प्रकार के अन्य लोगों को मिलता है। ये कर्नाटक की अंबेडकर रूरल हाउसिंग स्कीम का पार्ट है। फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट के द्वारा गारंटीड डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के बदले आप लोन भी ले सकते हो। आगे जानते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की स्कीम है जिसमें मॉडर्नाइजेशन करना है सारे रेलवे स्टेशंस का। ये स्कीम लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलाई जाएगी। इसमें जो पहले से एमिनिटीज उपस्थित हैं उन्हें और अच्छे से डेवलप करना है, रिन्यू करना है मतलब, और कुछ नई एमिनिटीज को भी डेवलप करना है, जैसे रूफ प्लाजा, कवरिंग ऑफ स्टेशन, दिव्यांगजनों के लिए अलग एमिनिटीज, सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस भी डेवलप करने हैं। साथ ही एस्थेटिकली डिजाइन्ड होर्डिंग वगैरह भी लगाई जाएंगी। आगे जानते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम है। 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई। इसे मॉनिटर और एग्जीक्यूट करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। तो इसका नाम ही है सीड फंड स्कीम। सीड मतलब बीज, मतलब जब कोई भी स्टार्टअप अपनी शुरुआती अवस्था में होता है तो उन स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स के माध्यम से इंक्यूबेट किया जाता है। उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है ताकि वो फल फूल सकें, खुद को ग्रो कर सकें। इसमें ऐसे स्टार्टअप्स एलिजिबल होंगे जिनको स्टार्ट हुए अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल से ज्यादा के स्टार्टअप्स को नहीं मिलेगा ये। ऐसे स्टार्टअप जिन्हें अभी तक 10 लाख तक के अमाउंट का मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिला है, जिन्हें मिल चुका उनके लिए नहीं है ये स्कीम। किसी भी एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलेगा ये। फंडिंग के लिए आपके पास प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए और उस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें 51% तक इंडियन प्रमोटर्स होने चाहिए। आगे जानते हैं ESCR पोर्टल के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पोर्टल। देखिए ये एक ऐसा पोर्टल है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हुए अब तक के जितने भी केसेस हैं, उनके जितने भी निर्णय हुए हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स या जानकारियां जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, वो कॉमन मैन को प्रोवाइड की जा रही हैं एक ही प्लेटफॉर्म में। ये पोर्टल 13 लैंग्वेजेस में है। इसमें लगभग 34,000 जजमेंट्स की जानकारी है। मतलब एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारी जानकारियों का सर्च इंजन है ये। अगला आर्टिकल है प्रसार भारती के बारे में। देखिए इंडिया का प्रसार भारती और इजिप्ट का नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट, ये दोनों आपस में अपने कंटेंट्स का एक्सचेंज करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और को प्रोडक्शन भी करेंगे। देखिए प्रसार भारती के स्पोर्ट्स, न्यूज, कल्चर, एंटरटेनमेंट आदि प्रोग्राम इजिप्ट में दिखाए जाएंगे और वहाँ के नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के ऐसे सभी प्रोग्राम इंडिया में भी दिखाई देंगे। एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज देखने मिलेगा। ये दोनों रेडियो और टेलीविजन में प्रसारित होंगे। ये MOU 3 साल के लिए साइन किया गया है। प्रसार भारती को देखें तो ये एक स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक सांविधिक निकाय भी है क्योंकि इसे प्रसार भारती एक्ट 1997 के माध्यम से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनाया गया था। देखिए अब इसमें चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और इस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। पहला काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन जो इस कमेटी के भी चेयरमैन है, दूसरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और तीसरा प्रेसिडेंट द्वारा एक नॉमिनी। आगे है T+1 सेटलमेंट साइकिल। देखिए हाल ही में चाइना के बाद इंडिया दूसरा देश बन गया है जो T+1 सेटलमेंट कर रहा है। ये है ट्रेड+1 सेटलमेंट। देखिए इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ये अब तक T+2 में काम करता था। मतलब जो भी स्टॉक मार्केट के ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स थे, जितने भी शेयर्स खरीद रहा है व्यक्ति या फिर बेच रहा है, तो वो सारा क्रेडिट या डेबिट कस्टमर के डीमैट अकाउंट में 48 घंटे के अंदर अंदर होता था। लेकिन अब ये लिमिट 24 घंटे हो गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर सारे ट्रांजैक्शन डन हो जाएंगे, जिससे कि नॉन पेमेंट का रिस्क, नॉन डिलीवरी का रिस्क कम होगा, इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलेगी, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, फास्टर फंड रेमिटेंस, शेयर डिलीवरी, ईज ऑफ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। आगे जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। हाल ही में दिसंबर का जो GST रेवेन्यू है वो 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो हाईएस्ट मंथली कलेक्शन था, लगभग 15% ज्यादा। इसमें बिहार ने सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया है 36% की ग्रोथ और यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख में 68% का उछाल देखा गया है। हाँ लेकिन दमन और दीव में 86% का ड्रॉप भी देखने मिला है इसमें। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है GST काउंसिल। देखिए जितने भी जो टैक्सेस होते हैं ना, किस रेट में लगेंगे, 5%, 18%, ये सारी चीज डिसाइड करने का काम GST काउंसिल करती है, जिसका चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है और इसके मेंबर्स के रूप में मिनिस्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के।
इसमें सेंट्रल को 1/3 वोटिंग पावर होती है और स्टेट को 2/3 वोटिंग पावर होती है। मतलब 33% सेंट्रल को और 66% स्टेट को होता है। तो स्टेट और सेंटर दोनों के ही डिसीजन इक्वली माने जाते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए 75% की मेजोरिटी 3/4 मेजोरिटी नेसेसरी होती है। मतलब किसी भी डिसीजन को यदि अप्लाई करना है तो सेंट्रल और स्टेट्स के वोट्स 75% तक होने चाहिए। जीएसटी काउंसिल का प्रावधान आर्टिकल 279A में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 के तहत इसे अप्लाई किया गया था।